दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आपका किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों का मेरे पास मैसेज आया कि जीवन उमंग प्लान को थोड़ा सा डिटेल में बताइए। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे प्लान के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है तथा जिंदगी के हर पहलू को कवर भी करता है। इतना अच्छा प्लान है कि लोग एमडीआरटी इसी प्लान से करते हैं क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत अच्छी आती है। अच्छा प्लान है, इसलिए इसे प्लान को अच्छी तरह से समझना भी आवश्यक है। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। जीवन उमंग टेबल नंबर 945। दोस्तों सबसे पहली बात तो हम इस प्लान को 4 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि प्लान बहुत लंबा है और इस प्लान को यदि एक ही वीडियो में हम बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने इसको 4 पार्ट में लिया है। पार्ट 1 में यानी पहले पार्ट में हम इसमें आपको कवर करेंगे इस योजना के जो भी जनरल फीचर्स हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको ये प्लान पूरी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम इसकी मैच्योरिटी बेनिफिट्स लेंगे और मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ में मार्केटिंग भी कहाँ कहाँ हो सकती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरे प्लान में हम इसमें चर्चा करेंगे डेथ बेनिफिट्स की और चौथे पार्ट में हम चर्चा करेंगे पेड अप बेनिफिट जो कि इसका यूनिक फीचर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जीवन उमंग पहले देखते हैं जीवन उमंग किस तरह का प्लान है। तो देखिए दोस्तों, जीवन उमंग होल लाइफ प्लान की तरह भी काम करता है। जीवन उमंग नॉन लिंक प्लान भी है, जीवन उमंग विथ प्रॉफिट प्लान भी है, जीवन उमंग चिल्ड्रन प्लान भी है, जीवन उमंग मनी बैक प्लान भी है, जीवन उमंग टैक्स फ्री पेंशन प्लान भी है, जीवन उमंग लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान भी है और जीवन उमंग गिफ्ट प्लान भी है और जीवन उमंग एस्टेट क्रिएशन प्लान भी है। दोस्तों इन सभी फीचर्स को हम आगे कवर करेंगे एक एक करके, क्यों ये सारे के सारे मार्केटिंग के फीचर हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि ये प्लान हम किस किस को दे सकते हैं, क्या इसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म इसमें अपने आप चूज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक है। 100 में से जो एज एट एंट्री है उस समय जो उम्र है प्रस्तावक की या बीमा लेने वाले की, उस समय जो उम्र है वो 100 में से घटा दी जाएगी और जो भी उम्र आएगी वो पॉलिसी का टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम कि यदि कोई प्रपोजर है जिनकी उम्र 25 साल है तो उनका पॉलिसी का टर्म कितना होगा? 100 साल की उम्र में से उनकी 25 साल की आज की जो उम्र है घटा देंगे तो 75 साल का उनका पॉलिसी का टर्म होगा। तो 75 साल का टर्म होगा, बोले इतनी लंबी पॉलिसी। तो दोस्तों इतनी लंबी पॉलिसी तो जरूर है, लेकिन प्रीमियम आपको इतना लंबा नहीं देना है। प्रीमियम आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसमें चारों ऑप्शन में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 15 साल तक आप प्रीमियम दे दें, दूसरा ऑप्शन है आप 20 साल तक प्रीमियम दे दें, तीसरा ऑप्शन है आप 25 साल तक प्रीमियम दे दें और चौथा ऑप्शन है 30 साल तक प्रीमियम दे दें। यानी कि आप प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें से आप निर्धारित कर लेंगे, लेकिन टर्म आपका 75 साल ही रहेगा। अब आती है बात मिनिमम सम एश्योर्ड कितना होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड दोस्तों इस पॉलिसी में 2 लाख रुपए का दिया जा सकता है और 2 लाख से ऊपर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई सीमा नहीं है। ये आपकी आमदनी पर, प्रस्तावक की आमदनी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना बीमा बियर कर सकता है और कितना बीमा उसको अंडरराइटिंग के रूल्स के मुताबिक दिया जा सकता है। लेकिन जो भी बीमा होगा वो 25,000 के मल्टीपल में होगा, यानी कि 2 लाख का, 2 लाख से ऊपर 2.25 लाख, 2.25 लाख से ऊपर 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर 2.25 और 3 के ऊपर 3 और 3.25, इसी तरह से 25,000 के गुणक में ये बीमा बढ़ता चला जाएगा।
मोड ऑफ पेमेंट का जहाँ तक सवाल है, इसमें आप क्वार्टरली दे सकते हैं, इसमें आप हाफ ईयरली दे सकते हैं, इसमें आप ईयरली दे सकते हैं और इसमें आप मंथली भी दे सकते हैं। लेकिन क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ये काउंटर पर जमा हो सकते हैं, लेकिन मंथली नैच के द्वारा ही हो सकता है और सैलरी सेविंग स्कीम के द्वारा ही हो सकता है। मंथली मोड आप काउंटर पर जमा नहीं कर सकते। अब आती है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, प्रीमियम पेइंग टर्म सीजिंग एज, यानी कि मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म सीजिंग एज, यानी कि प्रीमियम को जाने की कम से कम अवधि वो कितनी होनी चाहिए। यानी कि 30 साल से पहले एज में ये प्रीमियम जाना बंद नहीं होना चाहिए। हमें टर्म इस हिसाब से देना, देखिए समझिए, मिनिमम एज एंट्री इस पॉलिसी में 90 दिन है, 90 दिन भी पूरे होने चाहिए। हम इसको तुरंत पैदा हुए बच्चे को ये पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैंने यहाँ पर देखो 90 दिन के बच्चे की एज 0 साल मानी जाएगी और 0 साल से लेकर के हम उसमें 30 साल का अगर हम टर्म जोड़ देते हैं तो टर्म बैठता है 30 साल और मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म की जो सीजिंग एज है वो भी 30 साल है। तो यहाँ पर हम 90 दिन के बच्चे को 30 साल का बीमा दे सकते हैं, लेकिन 15 साल का बीमा नहीं दे सकते और 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म का बीमा नहीं दे सकते और 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म का बीमा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 0 साल में ये तीनों ही प्रीमियम पेइंग टर्म अगर जोड़ दिए जाएं तो बच्चे की ये 30 साल नहीं हो पाती है, इसलिए ये टर्म नहीं दिए जा सकते। और 4 साल के बच्चे तक हम केवल 30 साल का बीमा दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही उम्र 5 साल होती है तो 5 साल में हम 25 साल को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 30 साल हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्रीमियम पेइंग टर्म 25 साल का भी दे सकते हैं और 30 साल का भी दे सकते हैं, लेकिन 15 साल का और 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पर भी नहीं दे सकते। ऐसे ही 9 साल तक हम दोनों टर्म दे सकते हैं, 30 साल का पीपीटी दे सकते हैं और 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म दे सकते हैं, लेकिन जैसी उम्र 10 साल होगी हम वहाँ पर उनको 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म भी दे सकते हैं, क्योंकि 20 + 10 = 30, यानी 30 हो जाता है। यहाँ पर केवल हम 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं दे सकते और ये हम 14 साल की उम्र तक हम यही 3 टर्म दे पाएंगे, लेकिन जैसे ही 15 साल उम्र होगी यहाँ पर हम 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म भी दे सकते हैं, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म के चारों ऑप्शन दिए जा सकते हैं। कब दिए जा सकते हैं? जब उम्र जो है कम से कम 15 साल हो। इसी तरह से जो मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म की जो सीजिंग एज है, यानी कि जो 70 साल की उम्र से पहले पहले आपका प्रीमियम जाना समाप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको प्रीमियम देना अलाउ नहीं है। जैसे कि 30 साल से पहले प्रीमियम बंद होना अलाउ नहीं है, उसी तरह से 70 साल की उम्र के बाद प्रीमियम देना अलाउ नहीं है। अब इसी हिसाब से मैक्सिमम एज एट एंट्री देखते हैं, तो मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 साल है इस पॉलिसी में, लेकिन वहाँ पर हम केवल प्रीमियम पेइंग टर्म कितने का दे सकते हैं? 15 साल का दे सकते हैं, क्योंकि 15 और 55 = 70 साल। अगर 50 साल की एज एट एंट्री है मैक्सिमम, तो वहाँ 20 साल का टर्म भी दिया जा सकता है और 15 साल का टर्म भी दिया जा सकता है। और इसी तरह से 45 साल की एज है तो वहाँ पर 3 टर्म दिए जा सकते हैं, एक 25 साल का टर्म भी दिया जा सकता है, एक 20 साल का पीपीटी भी दिया जा सकता है और एक 15 साल का पीपीटी भी दिया जा सकता है। और इसी तरह से यदि 40 साल का प्रीमियम उम्र हो रही है तो वहाँ पर हम चारों के चारों प्रीमियम पेइंग टर्म दे सकते हैं, क्योंकि 40 + 30 = 70, यानी कि 15 साल की उम्र होने से 40 साल की उम्र होने तक हम चारों के चारों प्रीमियम पेइंग टर्म में बीमा दे सकते हैं। 15 साल से पहले और 40 साल के बाद में कुछ रेस्ट्रिक्शंस टर्म के लिए आ जाती हैं, उनको हमें ध्यान से समझना होगा। अब इसमें कुछ रिबेट की बात करते हैं। जो हमारा प्रीमियम आता है उसमें हमें कितना रिबेट मिल सकता है। देखिए, यदि आप ईयरली प्रीमियम रखते हैं तो आपको 2% आपके ट्रैवलर प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। हाफ ईयरली प्रीमियम रखते हैं तो 1% का डिस्काउंट मिल जाता है, और यदि आप क्वार्टरली प्रीमियम रखते हैं तो वहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है। इसी तरह से मंथली पे भी कोई डिस्काउंट नहीं होता है। अब इन चारों में आपको एक एक प्रीमियम आपको जमा करनी है, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में। लेकिन नैच में जो मंथली प्रीमियम होगा
और जो सैलरी सेविंग स्कीम से प्रीमियम होगा, उन दोनों में आपको कम से कम 2-2 महीने के प्रीमियम जमा करने होंगे। इसी तरह से हाई सम एश्योर्ड की रिबेट भी आती है। देखिए कम से कम इसमें 2 लाख का बीमा होता है। 2 लाख से लेकर के 4.75 लाख यानी 4.25 लाख रुपए तक आप जो है आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही बीमा 5 लाख का होगा, 5 लाख से लेकर 9,75,000 रुपये तक आपको ₹1.25 पर 1000 की छूट मिल जाएगी। उसी तरह से 10 लाख का जैसे बीमा होगा, 10 लाख से 24,75,000 रुपये तक का आपको ₹1.75 पर 1000 की बेसिक सम एश्योर्ड की छूट मिल जाएगी। और उसी तरह से 25 लाख से अगर ऊपर का बीमा होता है, 25 लाख या 25 लाख से ऊपर का बीमा होता है, तो ₹2 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड की छूट मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अच्छा बड़ा बीमा लेते हैं तो हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कि यदि 25 लाख का बीमा दिया जाता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ही 5,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ये ₹2 से 1 लाख पे कितने का फ़ायदा हो गया? 200 रुपये का। और 25 लाख पे कितना फ़ायदा होगा? 25 दूनी 50, यानी कि 5,000 रुपये का फ़ायदा आप प्रीमियम में ले सकते हैं बड़ा बीमा करके। इसी तरह से ईयरली प्रीमियम में भी जो भी प्रीमियम आपका आएगा उसका 2% आप इसमें छूट करा सकते हैं। ऐसे करके भी आप काफ़ी कुछ प्रीमियम को कम कर सकते हैं। अब ग्रेस पीरियड को दोस्तों यहाँ समझने की बात है। ग्रेस पीरियड इसमें ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में 30 दिन का होता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात इसलिए है क्योंकि पहले ग्रेस पीरियड पूरे मंथ का होता था, पूरा मंथ या 30 दिन। अब ये चेंज होकर के 30 दिन ही हो गया है। 30 दिन का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई प्रीमियम 28 मई को ड्यू हो गई तो वो 28 जून तक जमा नहीं हो सकती। यदि आप 28 जून को जमा करने जाएंगे तो वो 31वां दिन हो जाएगा। क्यों कि 28 मई से 29, 30, 31 3 दिन ये हो गए और 27 दिन वो हो गए, यानी कि 27 जून को आपको लास्ट प्रीमियम डेट है इसकी जमा करने की। यदि आप गलती से 28 में चले गए तो आपको इस पर इंटरेस्ट देना होगा। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। मंथली में वही 15 दिन का इसमें ग्रेस पीरियड है। और ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि इस पीरियड में आपका रिस्क कवर भी चलता है पार्टी का और इसमें इंटरेस्ट भी कुछ नहीं लगता है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि समय पर पेमेंट नहीं जा पाता है और पता लगा 6 महीने तक हम प्रीमियम नहीं दे पाए। 6 महीने तक तो प्रीमियम जो है आप विद ब्याज, जो भी ब्याज बन रहा है उसके साथ काउंटर पे आप जमा कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स जो है वो रिस्क कवर वगैरह सारे बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पॉलिसी को आप पहली जो प्रीमियम नहीं गई है उस प्रीमियम से आगे आने वाले 5 साल तक इस पॉलिसी को आप रिवाइव करा सकते हैं। पॉलिसी कैन बी रिवाइव विद इन 5 ईयर फ्रॉम एफपीपीएम फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, जहां पहली प्रीमियम आपकी नहीं गई है वहां से लेकर के। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, कोई एफपीपी है 28/7/2016 को कोई प्रीमियम जानी थी और वो प्रीमियम नहीं गई, तो उस पॉलिसी की प्रीमियम को आप कभी भी 28 की जगह 27/7/2021 तक कभी भी आप जमा करा सकते हैं। उसमें सारा प्रीमियम जमा होगा, उस पर जो ब्याज लग रहा होगा वो ब्याज जमा होगा, उसके लिए जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी, चाहे डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ होगा वो आपको देना होगा, जो भी अगर मेडिकल आएंगे तो वो आपको मेडिकल कराने होंगे। यानी कि उस समय आपका बीमा इस तरह से होगा जैसे आप कोई अपना नया बीमा करा रहे हैं, वही उसी तरह से इसमें सारे रिक्वायरमेंट चाहिए। राइडर का जहाँ तक सवाल है, इस पॉलिसी में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी दिया जा सकता है। LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी इसमें दिया जा सकता है। LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी इसमें दिया जा सकता है। LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर भी इसमें दिया जा सकता है। LIC प्रीमियम बेयर बेनिफिट राइडर भी दिया जा सकता है। दोस्तों इन सभी पर मैंने आपको अलग से एक वीडियो दी है, आप उनको समझेंगे क्योंकि मैं यहाँ इनको डिस्क्राइब करूँगा तब भी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रीमियम बेयर बेनिफिट राइडर की मैंने आपको वीडियो दी रखी है, उसको आप देख करके समझ ही गए होंगे, और नहीं है तो मैं इसी पॉलिसी में उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखें और समझें। सुसाइड क्लॉज एप्लीकेबल होता है बीमा कराने के
12 महीने के अंदर अंदर, यानी कि पॉलिसी स्टार्ट होती है उससे लेकर के 12 महीने तक, या पॉलिसी रिवाइव होती है उससे उस डेट से लेकर के भी 12 महीने तक सुसाइड क्लॉज लागू रहता है। और सुसाइड क्लॉज में कोई भी क्लेम एडमिट नहीं होता है। जहाँ पर सुसाइड किया जाता है विद इन 12 मंथ, वहाँ पर कोई भी क्लेम एडमिट नहीं होता है। और अगर पॉलिसी अभी नहीं हुई है तो उस पॉलिसी के जो टैक्स वगैरह काट करके उसके 80% जो प्रीमियम जमा हुआ है वो वापस किया जा सकता है। और अगर पॉलिसी रिवाइवल हुई है तो वहाँ पर जो उसकी पेड अप वैल्यू बन रही है उस पेड अप वैल्यू को भी वापस किया जा सकता है। लेकिन ये क्लॉज जो है बच्चों जो 8 साल से छोटे हैं उन पर लागू नहीं होता है, यानी 8 साल से छोटे बच्चे पर सुसाइड क्लॉज लागू नहीं होता है। इस पॉलिसी में अल्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। इंक्लूजन इसमें है, एबी भी आप बीच में दे सकते हैं, क्योंकि आपने बच्चे का बीमा किया और पता लगा कि बच्चा 18 साल का हो गया तो उसे एबी या डीबी जो मैंने दोनों में से एक चीज़ देनी है वो भी दे सकते हैं। या प्रीमियम बेयर बेनिफिट पॉलिसी कराते समय नहीं दिया था तो आज भी दिया जा सकता है कभी भी पॉलिसी एनिवर्सरी पर, जबकि उसका कम से कम 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म बचा हो, राइडर टर्म। टैक्सेस की जहाँ तक सवाल है, ये पॉलिसी जो है तीनों टैक्सेस, तीनों ट्रिपल ई में एप्लीकेबल है, यानी कि प्रीमियम आप जमा करेंगे वहाँ भी आपको 80C में इसमें छूट मिलेगी। जब आपकी मैच्योरिटी होगी वहाँ पर भी 1010D आपकी एग्जम्प्ट होगी, टैक्स नहीं लगेगा। और अगर सर्वाइवल बेनिफिट है तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और डेथ क्लेम होता है तब भी कोई टैक्स इससे नहीं काटा जाएगा, यानी कि इस पॉलिसी पर आप पूरी तरह से एग्जम्प्ट हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और सामने घंटी का बटन भी दबा दीजिए, पर्सनलाइज कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं इसकी दूसरी वीडियो आपको अपलोड करूं आपको तुरंत सूचना मिल जाए, तो आपकी जानकारी निरंतर आगे बढ़ती रहे। दोस्तों आपने समय दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली वीडियो में आपको और अधिक से अधिक जानकारी दूं। और हाँ, यदि आप किसी भी तरह की कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं उसका आगे आने वाली वीडियो में उत्तर दे पाऊँ। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा अगली वीडियो के इंतज़ार के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।